हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ अकेडमी में। इसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज उस सीरीज के जो भी क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पीछे वीडियो थी हाँ, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने फार्मूले तब याद कर लिए होंगे। जैसा कि इसमें हमें n पदों का योगफल निकालना होता है, nवा पद जो होता है उसका भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं an बराबर 4 है और d बराबर 2 है और Sn बराबर -14 दिया है। तो कह रहे हैं n और a की वैल्यू बतानी है, यानी हमें पदों की संख्या बतानी है और हमें बताना है इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो an दिया है इसका फार्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है an बराबर 4। अब an बराबर क्या होता है, an होता है nवा पद। तो nवे पद को हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 दिया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि Sn बराबर -14 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। d का मान हमारे पास है, यहाँ पर d की वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो d का मान यहाँ पर 2 दिया है, ये लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस का 2 बराबर 4। माइनस के 2 जो हैं इन्हें इस साइड भेज देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2। ठीक है, a प्लस 2n बराबर आ जाएगा 6। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें Sn दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर जो Sn n पदों का योगफल है उसका फार्मूला यहाँ लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू यहाँ लगाएंगे a प्लस an। ठीक है, ये योगफल का फार्मूला होता है, ये हमने लगा दिया। अब हमें an का मान हमें दिया है 4 और a की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है और n का मान भी हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम जो a है a के स्थान पर समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर आएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। तो ये वैल्यू हम a की यहाँ लगा देंगे और Sn का मान दिया है -14, इसे लगा देंगे n/2 a की जगह 6 माइनस 2n और an का मान कितना दिया है यहाँ पर 4, तो इसकी जगह लगा देंगे 4। ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ बचेगा n, यहाँ पर 6 और 4 10 माइनस 2n। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 28 बराबर 2n और 2 पंजे 10 माइनस n। यहाँ से 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 बार। माइनस का 14 बराबर n इंटू 5 माइनस n। अब यहाँ क्या करेंगे, n की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। इन सभी टर्म्स को इस साइड ले आते हैं तो n स्क्वायर फिर माइनस का, ठीक है ये माइनस है 5n और इधर माइनस का रहेगा 14 बराबर 0। 14 के हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं ताकि जिनको घटाने पर हमें
5 मिल जाए, ठीक है। तो 7 दूनी 14 कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू एन। 5 के लिए 7 माइनस 2 कर लिए, और 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14 होती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n माइनस 14 बराबर 0। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7। तो यहाँ से हम n माइनस 7 और इंटू में बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो अब क्या करेंगे, n माइनस 7 बराबर 0 होगा या n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर यहाँ से निकल के आएगा 7, ठीक है, और यहाँ से आएगा n बराबर माइनस 2। देखिए n होता है पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो n की वैल्यू ये आ जाएगी 7। अब इस n की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 2 से तो हो जाएगा a बराबर 6 गुणा 2, और यहाँ 7 की वैल्यू लगा देंगे, सॉरी n की वैल्यू लगा देंगे 7, ठीक है। ये सॉरी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14। तो a बराबर आ जाएगा -8, ठीक है। a का मान कितना होगा यहाँ पर -8, और n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक। तो a का मान पूछा था हमसे, तो a बराबर आ गया -8 और n बराबर 7, यानी पदों की संख्या यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अतः प्रथम पद a बराबर -8, पदों की संख्या n बराबर 7। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आइए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कह रहे हैं a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। तो कह रहे हैं d ज्ञात कीजिए, सार्वधातुक की वैल्यू निकालनी है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। s का जो फार्मूला होता है, यानी n पदों का जो योगफल होता है, उसका फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दिया है s बराबर 192, s होता है सम, ठीक है, n पदों का योगफल होता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू लगा देंगे n/2, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। यहाँ से सभी वैल्यू लगा देते हैं। n का मान दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8/2। 2 इंटू ए की वैल्यू लगा देंगे 3 प्लस n-1 यानी 8 है n की वैल्यू, 8 - 1 करेंगे तो कितना रहेगा, 7 रहेगा। ये आ जाएगा डी। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, सॉरी इधर रहेगा 192। 2 से यहाँ हमने 4 बार डिवाइड कर दिया, और यहाँ आ जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 7d बराबर 192। यहाँ से क्या करेंगे, 6 प्लस 7d लिखेंगे, और जो 4 है इसके लिए इधर बटे में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 192/4। यहाँ क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 6 प्लस 7d बराबर 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4 = 16 और 4 × 8 = 32। 6 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 - 6, 7d बराबर बचेगा 42, और यहाँ से d की वैल्यू जो आएगी 42/7, और d बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो d का हमसे मान पूछा था, d की वैल्यू आ जाती है यहाँ से निकल करके 6। तो इस तरीके से हमें d का मान निकालना था, जिसमें हमें सर्वांतर इसका प्राप्त हो गया d, ठीक है। d बराबर 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं इसे भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कह रहे हैं l बराबर
28, s बराबर 144 और कुल पद 9 है। तो कह रहे हैं ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या दिया है हमें, जो अंतिम पद है, अंतिम पद एल। ठीक है, अंतिम पद के लिए लिखते हैं एल। ये दिया है 28 और कुल पद कह रहे हैं 9 है। पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या n बराबर 9 और जो n 9 पदों का योगफल है, क्योंकि 9 पद हैं तो 9 पदों का योगफल हमें दे रखा है, 9 पदों का योग, ये s बराबर दिया है 144। ठीक है, तो हम यहाँ से सूत्र लगा देते हैं n पदों का। सूत्र क्या होता है इसका, s बराबर n/2 a प्लस l, जो अंतिम पद वाला फार्मूला था। ठीक है, उसे लगा देंगे। s की वैल्यू 144 बराबर n का मान 9/2, यहाँ से a प्लस l, l का मान हो जाएगा 28। क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे और 9 को इधर बटे में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 144 बटे 9 बराबर a प्लस 28। 9 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 गुणा 9 एकम 9, यहाँ से बचेगा 5, 9 छक 54। ठीक है, a प्लस 28, यहाँ से 16 दूनी 32 कर देंगे बराबर a प्लस 28। 28 को इधर माइनस में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर a। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो हमसे a का मान पूछा था तो इसमें a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें 10 पॉइंट दिए थे, उन 10 पॉइंट को हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से ही इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो अब यहाँ से हमें एक नए क्वेश्चन मिलेंगे सीखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहे हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमसे ये कहा है, अगर हमें ये श्रेणी है दी हुई 9, 17 और 25, इसके जितने भी पद हैं, अगर हमें इन सब को जोड़ने पर 636 प्राप्त करना है तो हमें इसके कितने पद लेने होंगे। ठीक है, पदों की संख्या हमसे पूछिए कि कितने पद हमें लेने चाहिए ताकि इस श्रेणी के पदों का योगफल 636 आ जाए। तो एक तो हमें यहाँ पर योगफल दे रखा है इस श्रेणी का, और इस श्रेणी से हम प्रथम पद और सार्वधातुक भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन। तो जो हमें गिवन में दे रखा है, एक तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और योगफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AP लिख लेते हैं, जो हमें AP दे रखी है। तो AP यहाँ पर है 9, 17, 25, इस तरीके से ये समांतर श्रेणी चल रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रथम पद, देखिए प्रथम पद होता है A, तो प्रथम पद निकाल लेते हैं A। तो प्रथम पद इसका ये हो जाएगा 9। सार्वधातुक देखें, सार्वधातुक D होता है, और D की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला वाला पद माइनस करते हैं, या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर 17 माइनस 9 करेंगे। ठीक है, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8। तो D का मान आ जाएगा यहाँ से 8। और हमें साथ साथ इसके ये भी दे रखा है कि 636 योगफल है इसका। ठीक है, तो यहाँ से जो योगफल दे रखा है, योगफल दिया है उसका मान, योगफल को S से शो करते हैं। ठीक है, तो S का मान दिया है 636। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला होता है योगफल का, वो फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा S बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। एस का मान लगाएंगे 636 बराबर एन का मान हमें निकालना है, यहाँ पर एन की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगी, सॉरी एन का मान हमें यहाँ पर निकालना है। 2 इंटू ए की वैल्यू लगाएंगे 9, ये हो जाएगा n-1। डी का मान लगाएंगे 8। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ पर 636 इसे लिखेंगे n/2, 2 ने 18। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8n-8। ठीक है, ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। 636 हो जाएगा 636 बराबर n/2, और 18 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमने यहाँ लिख लिया 636 बराबर n/2, 10 प्लस 8n। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू में 2, और यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 4n। 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, इधर क्या है 636, तो ये हो जाएगा 636 बराबर n, और ये 5 प्लस 4n। n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। 636 को इधर माइनस में भेज देंगे तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n और प्लस में 636, सॉरी माइनस का 636। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्टर करेंगे तो काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से हम श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे n बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सभी वैल्यू को लगा देते हैं। b का मान 5 हो जाएगा तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो जाएगा 4, और यहाँ से c का मान माइनस का 636, तो ये हो जाएगा माइनस का 636। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और ये 4 चौक 16 गुणा में 636 बटे, अब यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 16 छंग 96, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 छंग 96 हासिल 9, 16 3 48, 48 और 9 57 हासिल 5, 16 छंग 96, 96 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 101। ठीक है, अब यहाँ से इनको ऐड कर लेंगे हम, और नीचे है 8 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है 6 5 11 हासिल 1, 7 1 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, वही आ जाएगा 0 10। ठीक है, यहाँ से 10,201 आया इसका, और 10,201 ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वर्गमूल लेंगे इसका तो आ जाएगा 101 बटे 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर तो ये n बराबर आएगा माइनस का 5 प्लस 101 बटे 8। ठीक है, अब यहाँ से हम 101 में से जब ये घटाएंगे 5 तो ये आएगा 96 बटे में 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12। ठीक है, माइनस लेने पर क्या होगा, माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8, तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 106 बटे में 8। ठीक है, तो यहाँ पर
पहली चीज़ तो ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है, एक पूर्णांक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। और n का मान आया 12, इसका मतलब इस श्रेणी में 12 पद लेने पर हमें योगफल इसका 636 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या कितनी चाहिए, हमें 12 लेनी होगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है। तो कह रहे हैं पदों की संख्या और सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है हमें। एक तो हमें यहाँ पर दिया है पदों की प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर 5 हो जाएगा। अंतिम पद दिया है 45, तो एल बराबर 45 और इनका योगफल जो है एस, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 400। कह रहे हैं पदों की संख्या बताओ और सार्वधान्तर। तो हमें एक तो एन निकालना है, दूसरा हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, डी बराबर निकालना है। तो इसका जो योगफल का फार्मूला होता है एस बराबर, वो लगा देते हैं। तो ये होता है एस बराबर n/2 ए प्लस एल, ठीक है। एल वाला जो इसमें अंतिम पद की हमें आवश्यकता होती है, ये हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एस की वैल्यू लगा देते हैं 400, ये हो जाएगा n/2, ए का मान 5, एल का मान 45, यहाँ से ऐड करेंगे 400 बराबर n/2, यहाँ से हो जाएगा 45 और ये 50, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। यहाँ से ये बचेगा 400 बराबर 25n, ठीक है, 25 को इधर ले आएंगे, 25 400/25 बराबर n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25 एकम 25, ठीक है, 15 बचेगा, 25 छंग 150। तो n का मान यहाँ से आ जाएगा निकल करके 16, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 16। जब यहाँ से पदों की संख्या निकाल ली हमने, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका सार्वधान्तर निकाल लेते हैं। अब सार्वधान्तर निकालने के लिए हमें अंतिम पद है हमारे पास में, तो अंतिम पद का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे इस सूत्र के माध्यम से, जो कि होता है अंतिम पद का, ठीक है। अब अंतिम पद क्या होता है, ये होता है एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान है 45, ए का मान हमारे पास है 5 प्लस n-1, ठीक है। n आया है 16 और 16 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, और ये आ जाएगा डी। 45 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 45 - 5 बराबर 15 डी। 45 - 5 करेंगे तो 40 और ये रहेगा 15 डी। 15 को इसके बटे में भेज देते हैं तो 40/15 बराबर आ जाएगा डी। अब यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डी का मान आ जाएगा 5 × 8 = 40 और यहाँ 5 × 3 = 15। डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8/3, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, एन का मान पूछा था और डी का मान पूछा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यही इसके दोनों राइट आंसर होंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, यानी पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, सार्वधान्तर 9 है। तो कह रहे हैं इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अभी किया था उसी तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन में हमें दिया है, प्रथम पद दिया है a बराबर 17, ठीक है, और अंतिम पद l बराबर दिया है 350, ठीक है, और यहाँ सार्वधान्तर दे रखा है d बराबर 9, ठीक है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं इनका योगफल क्या है, एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले जो l का फार्मूला होता है इसकी हेल्प से हम n का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं l बराबर
क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम सभी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ एक एक करके हम वैल्यू को लगाते हैं। देखिए l का मान दिया है 350 बराबर a का मान दिया है 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान दे रखा है 9। 17 को इधर ले जाते हैं तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू में 9। ठीक है, यहाँ 350 में से 17 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 333। ठीक है, बराबर 9 और ये आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तियाँ 27, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 1 और n बराबर हो जाएगा 38। यानी इसमें कितने पद हैं, श्रेणी में 38 पद हैं। तो अब कह रहे हैं इसके जितने पद हैं उन सब का योगफल कितना है, ये भी हमसे पूछा है। तो इसमें 38 पद है तो हमें यहाँ पर 38 पदों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से योगफल का फार्मूला लगा देते हैं। s बराबर n बटे 2 a प्लस l, क्योंकि हमें अंतिम पद यहाँ दे रखा है। n का मान लगा दीजिए 38 बटे 2, a का मान लगा देंगे 17 और l का मान हो जाएगा 350। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 17। ठीक है, सॉरी यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18। ठीक है, 19 आएगा। और यहाँ 17 में 350 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 367। ठीक है, अब यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 19 सत्ते 133। ठीक है, हासिल 13, 19 शंग तो 19 शंग 114, 19 शंग 114, 114 और 13 127, हासिल हो जाएगा 12 और 19 3 57, 57 में 12 ऐड करेंगे तो 67 2 69। ठीक है, ये आ जाएगा 6973। ठीक है, ये इसके 38 पदों का योगफल हो जाएगा 6973। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस फार्मूले की हेल्प से हमने सभी वैल्यू को लगाकर यहाँ पर ये योगफल ज्ञात कर लिया है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 करते हैं। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल। ठीक है, यानी पदों की संख्या यहाँ हो जाएगी 22, n की वैल्यू है ये। पदों का 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन। तो देखिए 22वां पद, इसका मतलब a22 दिया है और a22 कितना दिया है, a 149। d बराबर हमें दे रखा है 7 और कह रहे हैं 22 पदों का योग बताइए, यानी s 22 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से a 22 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d, तो ये हो जाएगा 149। d का मान लगा देते हैं 7, a प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149। तो यहाँ हो जाएगा a 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 149, 147 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, a का मान 2 आ जाता है। तो अब यहाँ से हम a भी हमारे पास है, d भी पास है और कह रहे हैं 22 पदों का योगफल, यानी n की भी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, योगफल निकाल लेंगे अब। ठीक है, 22 पदों का कहा है तो Sn बराबर होता है n बटे 2 a प्लस an। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान लगा देंगे 22, तो ये 22 पदों का योगफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 बटे 2। a का मान हम निकाल चुके हैं 2, n की जगह हमें लगाना है 22, तो ये a22 हो जाएगा। तो अब यहाँ से सभी वैल्यू को लगा देते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार
ये 2 और A22 का मान है हमारे पास 149, क्योंकि 22वां पद दे रखा था। तो ये है 149। 11 गुणा 149 में 2 जोड़ देंगे तो ये 151। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो 1661 क्या होगा इसके 22 पदों का योगफल। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो आइए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है और इसके 51 पदों का योग निकालना है, यानी पदों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 51। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो गिवन में हो जाएगा, गिवन क्या क्या दिया है हमें, पदों की संख्या दे रखी है n बराबर 51, दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है हमें 18। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d क्या होगा, A3 माइनस A2। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर AP कोई होती है A1 A2 A3 इस तरीके से, तो उसमें क्या करते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो यहाँ से क्या आता है, D निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा और तीसरा क्रमशः हमें पद दे रखे थे क्रम से। ठीक है, तो यहाँ क्रम से अगर पद दे रखे थे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 14 और D बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, D बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि जो A2 होता है, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। तो A प्लस D को 14 लिख लिया हमने यहाँ पर, D का मान 4 आ गया, तो यहाँ से 4 लगा देंगे, 14 इसको इधर भेज देंगे, तो 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, A का मान आ जाएगा 10। तो हमने यहाँ से A की भी वैल्यू निकाल ली और D की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, N का मान हमारे पास है, तो अब हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सूत्र लगा देंगे योगफल का, S बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सभी वैल्यू लगा देंगे। N का मान 51/2, 2 A का मान अभी हमने कितना निकाला था, तो A का मान आया था यहाँ से 10 प्लस N क्या है 51, 51 माइनस 1 करेंगे तो 50। D का मान हमने निकाला 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। अब 51/2 यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ 50 कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 220। 51/2 गुणा 220, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51 गुणा 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 0 एज इट इज, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5610। इनका योगफल आ जाएगा 5610। यही इसका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो कह रहे हैं इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके n पदों का योगफल हमें निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, उसने ये कहा है, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है।
तो हमें ये दे रखा है 7 पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल होता है देखिए Sn, तो 7 पदों का योगफल कह रहा है तो यहाँ S7 हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है 49, कितना दिया है यहाँ पर 49। और हमसे ये कह रहा है 17 पदों का इसका योगफल जो है वो है 289, ठीक है 289। अब हम यहाँ से दोनों के फार्मूले लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता है S7 है, तो यहाँ पर n की जगह कितना है 7 है, तो यहाँ n की जगह 7 आ जाएगा n/2, ठीक है। सॉरी यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू में 2a प्लस n-1 होता है, ठीक है। क्या होता है n-1, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2, यहाँ देखते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे n-1 है यहाँ पर, तो n-1 है तो इसकी जगह पर n की जगह दे रखा है 7, 7 -1 करेंगे तो 6d बराबर 49। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7/2, तो यहाँ से बचेगा a प्लस 3d और 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो इधर लिख लेते हैं बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 को इसके बटे में ले जाएंगे a प्लस 3d बराबर 49/7, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। अब यहाँ से समीकरण नंबर ऐसे डाल देते हैं 1। इसी प्रकार से हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे 17/2 2a प्लस n-1 होता है, यानी 17-1 16d बचेगा, तो ये आ जाएगा 289। फिर से यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 17/2 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a प्लस 2 × 16 8d बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 को बटे में ले जाएंगे a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 289 बटे में 17, तो a प्लस 8d बराबर आ जाएगा यहाँ से 17, क्योंकि 217 का वर्ग होता है 289, तो यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 बार ही डिवाइड हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 की हेल्प से हम विलोपन विधि लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 से लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इन्हें कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 8d में से 3d घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 5d बचेंगे। 17 - 7 करेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को बटे में भेजेंगे और जब भाग करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10, डी की वैल्यू आ जाएगी 10। डी का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, तो यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 में डी का मान लगाना है हमें, तो a प्लस 3d है, 3 इंटू डी का मान है 2 तो लगा देंगे 2 बराबर 7, a और यहाँ से 3 दूनी 6 बराबर 7, 6 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो a का मान आ जाएगा 1, ठीक है। a का मान है यहाँ पर 1, a का मान 1 है, d का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, n पदों का योगफल पूछा था हमसे, तो यहाँ से हमें n पदों का योगफल निकालना है। अब देखिए हम यहाँ पर n पदों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला लगा देते हैं n पदों का योगफल का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ लगा देंगे n/2 2a का मान 1 लगा दिया प्लस n-1 डी का मान 2 लगा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा n/2 2 एकम 2, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n - 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2n, n/2 इंटू 2n, यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे, n और n की मल्टीप्लाई आ जाएगी n², ठीक है n², तो इसके n पदों का योगफल होगा n²। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इसके लिए हम और भी अच्छे से अगर करना चाहें, अगर इस क्वेश्चन को हम
बहुविकल्पीय में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तब भी हम इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब बताइए, अब इसके लिए मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ कि अगर ये कभी एमसीक्यू में आता है तो किस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी दे देता है तब भी हम बड़ी आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें 7 पदों का योगफल दिया था 49, 17 पदों का योगफल दिया था 289। अब यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 7, अब इधर लिखा है 49, तो 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर हम 7 का ही स्क्वायर कर दें तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा। यानी 7 का ये स्क्वायर दे रखा है इधर हमें, जो एस के सफिक्स में लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा है 7, तो ये सामने क्या दे रखा है, जो योगफल में दे रखा है वो है 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं 17 का स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 गुणा 17। तो यहाँ जो नंबर लिखा है उसी का स्क्वायर दे रखा है सामने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 289। यानी 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289। इसी प्रकार से यहाँ पर जो n है, तो इसी n का स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर। अब हमसे यहाँ पर अगर 100 पदों का योगफल भी पूछता तो यहाँ पर हम 100 का स्क्वायर कर लेते। 10 पदों का योगफल पूछता तो 10 का स्क्वायर, 8 पदों का योगफल पूछता तो 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो जितने पदों का योगफल दिया है उतने का ही स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से n पदों का योगफल पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमसीक्यू में भी इसे 1-2 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के आगे अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जी एक्सरसाइज में आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं सभी, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश AN डैश डैश से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि नीचे AN दिए हुए अनुसार परिभाषित है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर AN की वैल्यू 3 + 4N है तो हमें इसकी हेल्प से ये बताना है कि A1 A2 इस तरीके की जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी होती है। दूसरे क्वेश्चन में AN की वैल्यू हमें दे रखी है 9 - 5N, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद हमें ये भी बताना है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी बताइए। तो हमें इसकी हेल्प से इससे को श्रेणी बनाना है, ठीक है। और श्रेणी बनाने के बाद में हमें 15 पदों का योगफल भी यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम ही है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो दिया है उसे नोट कर लेंगे। यहाँ दिया है AN = 3 + 4N। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, A1, ठीक है, A1 A2 इसी तरीके से A3 A4, यानी N का मान हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे N बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। रखने पर इस तरीके से हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम n बराबर इन वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले n की जगह, जहाँ n है उसकी जगह लेंगे 1, तो यहाँ भी 1 आएगा और n की जगह यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो A1 बराबर होगा 3 + 4 × 1, तो ये आ जाएगा 3 + 4 = 4 और 4 × 3 = 7, यानी पहला पद आ जाएगा हमारा 7। A2 निकालेंगे तो 3 + 4 × 2, तो यहाँ 3 4 दूनी 8 8 और 3 11, ठीक है। 3 + 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। A3 निकालेंगे 3 + 4 × 3
4 गुणा 3, 4 3 12, 12 और 3 15 आ जाएगा। तो 3 प्लस 12 ये आ जाएगा 15। A4 निकालेंगे, 3 प्लस 4 गुणा 4, तो 3 प्लस 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 3 19। इस तरीके से ये श्रेणी लगातार इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो इसके लास्ट में n जो पद आएगा वो निकल के आएगा 3 प्लस 4n। ठीक है, ये इसका n पद हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 7 11 15 19, ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है, क्योंकि 7 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, तो ये क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो A1 A2 A3 A4 हैं, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। और हमें यही प्रूफ करना था इसमें। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः 7 11 15 19 डैश डैश 3 प्लस 4n एक समांतर श्रेणी है। अब इससे आगे हमसे ये कहा था कि इसके 15 पदों का योगफल भी बताइए। तो 15 पदों का योगफल निकालने के लिए यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 और डी का मान कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 करेंगे, 11 माइनस 7, या आप 15 माइनस 11 भी कर सकते हैं, 15 माइनस 11, तो दोनों को घटाने पर 4 आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा 4। 15 पदों का योगफल कहा है, यानी n बराबर 15 है। तो यहाँ से अब योगफल निकाल देते हैं। ये हो जाएगा s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 15/2, 2a की वैल्यू 7, 15 माइनस 1 14 गुणा डी की वैल्यू 4। ये हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 चौक 56, इन्हें ऐड करेंगे 15/2, 14 में 56 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 गुणा 35, ठीक है, s बराबर, तो यहाँ से जोड़ने पर गुणा करने पर 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 तियाँ 45 और 7 52। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 15 पदों की योगफल की वो आएगी 525। ठीक है, तो इस श्रेणी के 15 पदों का योगफल होगा 525, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। वहाँ पर भी पहले n की वैल्यू लगानी है, फिर हमें सीरीज बनानी है, उसकी हेल्प से 15 पदों का योगफल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो इसका n पद दे रखा है वो दिया है 9 माइनस 5n। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, n बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से हम रखेंगे। रखने पर तो सबसे पहले a1 आएगा, a1 कितना आएगा 9 माइनस 5 गुणा 1, क्योंकि n की जगह 1 रखा है हमने, तो यहाँ 5 एकम 5 और 9 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 माइनस 5, ये बचेगा 4। इसी तरीके से a2 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 2, तो ये आएगा 9, 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। a3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 3, तो 9 माइनस 5 3 15, तो यहाँ आएगा 6 माइनस का। फिर a4 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 4, तो 9 माइनस ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 11। इसी तरीके से ये श्रेणी को हम आगे करते रहेंगे कंटिन्यू। तो इसके बाद इसका जो n पद आएगा निकल के वो आएगा 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी बन रही है वो भी क्या है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर देखिए -1 आया है, कितने का अंतर आया है यहाँ पर, तो ये अंतर आया है
-5 का, ठीक है। तो यहाँ पर -5 फिर -5 फिर -5, यानी इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः 4 -1 -6 -11, इसी तरीके से -5 का अंतर आता है तो आ जाएगी -16। इस तरीके से ये श्रेणी चलती रहेगी। तो लिखेंगे हम 5 - n एक समांतर श्रेणी है। अब यहाँ से हम 15 पदों का योगफल निकालने के लिए सभी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर 4 हो जाएगा, d बराबर -6 में से माइनस का 1 माइनस करना है, सॉरी घटाना है, तो -6 माइनस का -1, तो ये -6 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -5। 15 पदों का योगफल कहाँ है, तो n बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ से 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे हम। यहाँ से सूत्र क्या होता है योगफल का, s बराबर n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू d। सभी वैल्यू को लगा देंगे। n का मान 15/2, 2 इंटू a का मान 4 प्लस 15 - 1 14, d का मान -5। यहाँ हो जाएगा 15/2, 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, 14 पंजे 70, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगी, माइनस के 70 आएंगे क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई। -70 में से 8 माइनस करेंगे तो 15/2, तो माइनस का बचेगा 62, ठीक है। 70 - 8 करेंगे तो माइनस का 62 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 15 गुणा में -2 3 6 और 2 एकम 2, ठीक है। माइनस का 31, इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो s बराबर आ जाएगा 15 एकम 15, हासिल 1, 15 3 45 और 1 46, ठीक है। किसका, माइनस का। तो यहाँ पर s का मान आ जाएगा -465। तो ये होगा इसकी इस श्रेणी के 15 पदों का योगफल। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे काफ़ी कुछ पूछा है और हमें यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें निकालनी भी हैं, और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आपको समझना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, नया क्वेश्चन है, हर तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें इसमें ये दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग हमें इतना दिया है, तो हम लिखेंगे गिवन n बराबर एस एन दिया है हमें 4n - n²। तो कह रहे हैं इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब s1, ठीक है, s1। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें s1 निकालने के लिए n की जगह 1 रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर n की कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5, इस तरीके से इन वैल्यू को रखने पर, तो यहाँ पर n का कोई भी मान रखेंगे हम तो उतने पदों का हमें योगफल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर s हम n बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो आएगा निकल करके s1, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ निकालेंगे 4 एकम 4 -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से s1 कितना आ जाएगा 3, s1 3। तो
S1 प्रथम पद अर्थात S1, तो जो S1 होता है उसी को हम प्रथम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद, क्योंकि एक पद है और एक पद का योगफल, जो पहला पद होगा उसका योगफल कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि पहला पद होगा। तो इसके लिए हम ए भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा S1 निकल के, ठीक है, जो कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमसे कह रहा है प्रथम दो पदों का योगफल, यानी ये एक पद का योगफल है 3 और एक पद का योगफल है और पहला पद कितना है यहाँ पर 3, तो पहले पद है 3 और उसका योगफल भी 3 ही है, तो ये पहले पद का योगफल है। अब कह रहे हैं इसके दो पदों का योगफल बताओ, तो ये n पदों का योगफल है। अब इसमें n की जगह अगर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पदों का योगफल, तो हम इसमें n बराबर अब रखेंगे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा S2 बराबर, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4। S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4। तो ये आ गया दो पदों का योगफल। दो पदों का हमने योगफल निकाल लिया। अब कह रहे हैं दूसरा पद क्या है इसका, तो देखिए अब यहाँ से हमें दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना होगा और मैंने लिखाया भी है। अगर हमें Sn यानी n पदों का योगफल दिया जाता है, अगर हमें n पदों का योगफल ये गिवन दिया है, अगर ये हमें दिया होगा तो हमें श्रेणी का nवां पद निकालना होता है। तो उसका फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, यानी Sn जो n पदों का योगफल होगा उसमें से उससे पीछे वाले पद का योगफल हम घटाएंगे तो हम वहाँ से nवां पद निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है कौन सा? दूसरा पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगेगा an बराबर Sn माइनस Sn-1। अब हमसे कह रहा है इसका दूसरा पद क्या है, तो अगर इसमें n बराबर हम 2 लगा दें तो ये हो जाएगा A2, ये आएगा दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद आएगा। तो दूसरा पद n की जगह 2 लगाया है तो यहाँ भी हो जाएगा S2 माइनस S2-1 यानी S1। अब हम S2 निकाल चुके हैं, S1 भी निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने लगा दी तो ये आ जाएगा A2, यानी A2 बराबर हो जाएगा 1, यानी दूसरा पद इसका कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से हमसे कह रहा है कि इसका तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसी प्रकार से इसी फार्मूले की हेल्प से हम बाकी और पदों को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तीसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर S3 निकालना होगा, क्योंकि nवां पद निकालने के लिए Sn की आवश्यकता है, तो तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों के योगफल की आवश्यकता है। ऐसे ही 10वां पद निकालना है तो 10 पदों का योगफल चाहिए हमें, और यहाँ पर अगर हमें nवां पद निकालना है तो n पदों का योगफल चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले तीसरा पद निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? n बराबर जो ये फार्मूला है समीकरण नंबर इसे 1 डाल देते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने समीकरण 1 डाल दिया, तो इसमें हम n के जगह पर यहाँ पर लगाएंगे 3, तो ये 3 पदों का योगफल आ जाएगा निकल के। तो अब यहाँ पर रखेंगे हम n बराबर 3, ठीक है, समीकरण 1 में। तो आ जाएगा S3 बराबर 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यह 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। S3 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ S3 की वैल्यू 3 हो गई, यानी 3 पदों का योगफल है ये। तो अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो फार्मूला है इसमें अगर n की जगह आप 3 लगा देते हो तो ये A3 हो जाएगा, तो यहाँ S3 हो जाएगा। यहाँ 3-1 करेंगे तो ये माइनस का बचेगा S2। इसको हम निकाल चुके हैं, S3 का मान 3, S2 का मान आया है 4, यानी यहाँ बचेगा -1।
यानी A3 आ गया 1। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमने अभी अभी पहला पद निकाला, ठीक है। पहला पद कितना आया निकल करके 3 आया। दूसरा पद हमारे पास है 1, तीसरा पद हमारे पास है -1। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये ज्ञात हो रहा है कि हम यहाँ पर श्रेणी बना सकते हैं। एक श्रेणी बनती हुई नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे अतः AP जो बन रही है वो क्या बनेगी। इसका प्रथम पद लेते हैं A1 होगा प्रथम, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा। इस तरीके से चलती है, ये nवां पद होगा। तो अब यहाँ से प्रथम पद हम निकाल चुके हैं। प्रथम पद 3 आया, दूसरा पद कितना आया 1 आया, ठीक है। तीसरा पद कितना आया -1 आया। इसी तरीके से ये श्रेणी चलती रहेगी। अब यहाँ से प्रथम पद है, ठीक है, दूसरा पद भी है, तो यहाँ से सार्वधातुक भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 -3। तो यहाँ D की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी D का मान है यहाँ पर 2। अब A का मान तो है ही हमारे पास में, यहाँ से D की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब D का मान निकाल लिया। अब हमसे यहाँ से पूछ रहा है, तीसरा पद तक तो हम कर चुके हैं, तीसरा पद हमने निकाल ही लिया है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में 10वें पद और nवें पद, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 10वां पद और nवां पद भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं अतः A बराबर कितना आया निकल कर, A बराबर आया 3 और D बराबर कितना आया, D बराबर आया -2। तो अब हमसे पूछा है 10वां पद। 10वां पद यानी A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। तो यहाँ से लगा दीजिए A का मान 3 + 9, D का मान -2। तो ये हो जाएगा 3 9 दूनी 18। तो ये बचेगा -15, ठीक है। 10वां पद यहाँ से कितना हो जाएगा -15, ठीक है। हमसे nवां पद पूछा था, nवां पद भी निकाल देंगे। an क्या होता है A + n-1 इंटू D। लगा दीजिए यहाँ पर भी वैल्यू। A का मान लगा देंगे 3 + n-1, D का मान -2। तो ये 3 और ये हो जाएगा -2n, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 -2n। तो ये आ जाएगा इसका nवां पद, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर सभी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा और इम्पोर्टेंट भी इसके लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें पूछी थी और हर तरीके का फार्मूले का यूज भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है आपको। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कह रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी 6 से कटने वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि धन पूर्णांक कहा है उसने। तो 6 से कटने वाली धन पूर्णांक जो होते हैं उसमें हमें 40 पदों तक उन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। तो 6 से कटने वाले 40 संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 6 से विभाजित 6 से विभाज्य 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। इस तरीके से कितने पदों तक, 40 पदों तक, ठीक है, 40 पदों तक। अब हमें इनका सबका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। A का मान 6 हो जाएगा, D का मान भी 6 हो जाएगा क्योंकि 6 का इसमें अंतर चल रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे A बराबर कितना 6 है, D बराबर भी 6 हो जाएगा और n का मान हो जाएगा 40। हमें 40 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। SN बराबर n/2 2A + n-1 इंटू D। सभी वैल्यू को यहाँ लगा देंगे। ये हो जाएगा 40/2, 2 × 6 + 40
-1 करेंगे 39 हो जाएगा, गुणा में 6। यहाँ से बचेगा 20 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 39 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 निम 54, हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, 234, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 20 गुणा 246, ठीक है। 4 2 6 और 3 और 1 4, ठीक है। 20 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920, ठीक है। ये आपके 40 पदों का योगफल होगा 4920, यही इसका राइट आंसर है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमें और दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ये कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइए कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ 8 के हम गुणज लिख लेते हैं, तो जो 8 के गुणज होते हैं उन्हें लिखना है 8 के गुणज। तो क्या क्या होंगे, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ठीक है। ये कितने पदों तक होना चाहिए, 15 पदों तक। तो इसमें भी n का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 पदों का हमें योगफल निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 15 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर 15, 2a, a क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद इसका 8, 2 गुणा 8 प्लस n-1, n का मान 15, 15 -1 करेंगे तो 14 बचेगा। d का मान फिर से वही 8 हो जाएगा, ठीक है। 16 - 8 यानी 8 ही बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 112। तो यहाँ से इन्हें ऐड कर लेंगे, 15/2, यहाँ 112 और 16, ये हो जाएगा 128। 2 से डिवाइड कर देंगे, SN बराबर हो जाएगा, यानी हमें कितने S15, चलो यहाँ पर SN लिखे रहने देते हैं, 15 गुणा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ठीक है, 64 बार जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये S कितने पदों का योगफल था, 15 का। तो ये यहाँ पर 15 चौक 60, हासिल 6, 15 छक 90, 90 और 6 96, 960 इसके 15 पदों का योगफल होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होती हैं हमें उनका योगफल बताना है। तो यहाँ से विषम संख्या लिख लेते हैं, 0 और 50 के बीच की कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। पहले होगा 1, फिर 3, 5, 7, इस तरीके से 50 से पहले विषम संख्या जो होगी वो होगी 49। अब ये एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। इनका हमें योगफल बताना है। तो यहाँ कितने का अंतर है, पहले यहाँ से A, D और N की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये N हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी यहाँ पर A बराबर 1 और AN का मतलब अब ये अंतिम पद भी कह सकते हैं, इसके लिए AN कह लो या आप L कह लो। L की वैल्यू 49। अब बात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या की, ठीक है। देखिए 0 से 50 तक, 0 से 50 तक कितने पद होंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 0 से 50 तक दे रखा है, इसके बीच की कितनी संख्याएं होंगी अब ये, ठीक है। ये 49 तक है, ठीक है, 50 से पहले 49, यानी हर एक ये विषम संख्याएं हैं। अब 1 से स्टार्ट हो रही हैं ये संख्याएं और 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं होती हैं वो 50 होती हैं, जिसमें से आधी विषम होती हैं और आधी सम होती हैं। तो ये विषम संख्याएं दे रखी हैं हमें सब। तो विषम संख्याओं का जो नंबर होगा वो होगा 25, ठीक है। यानी कितनी संख्याएं होंगी यहाँ से 1 से लेकर 50 के बीच में ये होंगी, 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होंगी, ये 25, ठीक है। अब n बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा। अगर निकाल पाते हैं तो यहाँ से हम L का फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि D का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। D का मान भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सभी वैल्यू हैं हमारे पास, इसकी हेल्प से हम n का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें 25 हैं और 25 पद हैं, तो इन पदों का योगफल निकाल देते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस l लगा दीजिए यहाँ पर। 25 हो जाएगा n का मान, a का मान 1 हो जाएगा, l का मान 49 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/2 गुणा में 50, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 25 गुणा 25, ये हो जाएगा 625। ठीक है, ये होगा इसके 25 पदों का योगफल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, लास्ट जो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ये आपके लास्ट के, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले इसे समझते हैं आखिर क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्मानों से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का पूरा सेंस समझते हैं, आखिर क्वेश्चन में क्या है। देखिए एक ठेकेदार है, तो वो किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय लेता है और वो निश्चित समय से कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो उस निश्चित तिथि पर जब वो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर आगे काम करने में उसे देरी लगती है, 1 दिन लगता है, 2 दिन ऊपर हो जाते हैं मतलब निश्चित डेट से। तो उसमें जुर्माने का प्रावधान है। तो उसका जो मालिक होता है वो यही कहता है कि भाई अगर आपका कार्य जो है 1 दिन लेट होता है तो मैं आपको पर 200 रुपये की पेनल्टी डालूँगा, यानी 200 रुपये का जुर्माना आपको भरना होगा। अगर आपका कार्य 2 दिन लेट होता है तो मैं 250 रुपये लूँगा आपसे। और आगे अगर वो ये कहता है, और अगर आपका कार्य 3 दिन लेट होता है तो मैं आपसे 300 रुपये लूँगा। यानी कहने का मतलब ये है हर एक दिन आपके 50-50 रुपये बढ़ते रहेंगे। जितने दिन भी आप कार्य लेट करोगे तो उस हिसाब से आपको मुझे ये जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 30 दिन तक अगर विलम्ब होता है कार्य तो कितना उसे जुर्माना देना होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये देखते हैं कि हर एक दिन का जो जुर्माना है वो कितना दे रखा है। इसे कोशिश करेंगे हम समांतर श्रेणी बनाने की। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो जुर्माने लगाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहले दिन का जो जुर्माना है, पहले दिन का जुर्माना, तो पहले दिन का जो जुर्माना है वो तो है 200 रुपये। ठीक है, जो दूसरे दिन का जुर्माना है, दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो है 250 रुपये। ठीक है, तीसरे दिन का जो जुर्माना है इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, वो हो जाएगा 300 रुपये। तो इसी तरीके से वो कितने 30 दिनों का जुर्माना पूछ रहा है, 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना कितना हो जाएगा इसे हमें फाइंड करना है। हम देख रहे हैं यहाँ से ये एपी बन रही है। ठीक है, 200, 250, 300, 50 रुपये के अंतर से ये हर बार में बढ़ रही है। तो यह क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगी। तो हम एपी के फार्मूले से 30 दिनों का हम योगफल फाइंड कर लेंगे। तो हम ये देखते हैं, अतः 200, 250, 300 इस तरीके से ये श्रेणी बढ़ रही है। एक एपी है, एक एपी है।
यहाँ ए बराबर 200, डी बराबर, उसने कहा भी है कि हर एक दिन का जो जुर्माना है वो 50 रुपये अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी 50। अब उसने कहा है 30 दिनों तक, यानी 30 दिनों का हमें यहाँ पर जुर्माना बताना है, तो एन बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ से योगफल फाइंड कर लेंगे। तो 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना जो होगा वो होगा S30। तो S30 होगा 30/2 बराबर 2A प्लस 30-1 29 इंटू डी। ठीक है, ये बचेगा 15, 2 इंटू ए का मान लगा दीजिए 200 प्लस 29, और ये आ जाएगा डी का मान 50। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 15 यहाँ से हो जाएगा 400, 29 पंजे, ठीक है, तो 0 5 ने 45, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। 15 गुणा 1450 और 400 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1850। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, हासिल 12, 15 कम 15 और 12, ये हो जाएगा 27। तो कुल मिलाकर जो 30 दिनों का जुर्माना आएगा वो आएगा 27,750। ठीक है, 30 दिनों का जुर्माना कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए हम बुक की हेल्प ले लेते हैं, अर्थात आपकी बुक में भी लिखे हुए होंगे, और ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे इसलिए यहाँ पर मैं बुक से समझा देता हूँ आपके लिए, और बाकी सोल्यूशन हम यहाँ पर कॉपी पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका, वो हमें ये कह रहे हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक स्कूल में विद्यार्थी हैं तो उनको 7 पुरस्कार देने हैं, अर्थात 7 प्राइज़ देने हैं, तो उसके लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। तो उन 700 रुपये की राशियों को इस प्रकार से बांटना है कि हर एक जो प्राइज़ है उसके, यानी जो भी प्राइज़ होगा तो वो 20 रुपये कम रखा जाएगा, यानी जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक पर होगा उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा उससे 20 रुपये कम होगा सेकंड वाले का पुरस्कार, यानी हर एक का 20 रुपये कम रखना है हमें पुरस्कार में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्राइज़ देना है, किस हिसाब से ये राशि को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 700 रुपये की जो राशि है, तो पहले व्यक्ति के लिए हम मान लेते हैं x रुपये मिलते हैं, पहले विद्यार्थी के लिए x रुपये मिलते हैं, और दूसरे विद्यार्थी के लिए फिर कितने मिलेंगे, उसमें से 20 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे एक सीरीज़ के रूप में लिख लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहले विद्यार्थी को x रुपये मिले तो, ठीक है, अगर पहले विद्यार्थी के लिए x रुपये मिलेंगे तो दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से हमें यहाँ पर सभी को लिखना है। तो पहले विद्यार्थी को x रुपये मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे विद्यार्थी का पुरस्कार, तो वो 20 रुपये इससे कम होगा, यानी x माइनस 20 रुपये। ठीक है, तीसरे विद्यार्थी का पुरस्कार भी
इससे 20 रुपये कम होगा तो x माइनस 20 और कम कर देंगे तो ये x माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो चौथा विद्यार्थी होगा, चौथे विद्यार्थी का जो प्राइस होगा वो x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए लिख लेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। तो हमने इस तरीके से सभी विद्यार्थियों को जो प्राइज़ मिलने वाले हैं उनको हमने लिख लिया है। अब इन सबको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा हमारे लिए 700, क्योंकि 7 बच्चों के लिए जो राशि रखी गई है वो रखी गई है 700 रुपये। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, अतः कुल रुपए हैं 700, और वो 700 रुपये कौन से हैं, ठीक है, x रुपये, और 6 बच्चों की जो प्राइस है इन सबको जोड़ने पर 700 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60, सभी को ऐड कर देंगे, x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर होगा 700। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर कितना हो जाएगा 700। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। x x x ये कितनी बार है, तो ये है 7 बार, तो हम इन्हें लिख लेंगे 7x। इन सबको ऐड करते हैं, माइनस के जितनी भी संख्या हैं सबको ऐड करते हैं, 20 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये 420 बराबर 700। 420 को इधर भेज देते हैं, x बराबर 700 प्लस 420, तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर 1120। 7 को बटे में भेज देते हैं, तो 1120 बटे 7, x बराबर 7 एकम 7, यहाँ से 4 बचेगा, 7 छंग 42, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, यानी x बराबर आ जाएगा 160। तो 160 जो है वो है फर्स्ट बच्चे का प्राइज़। तो जो 7 पुरस्कार में जो पहला पुरस्कार है वो है 160 रुपये का। अब 160 रुपये का, तो बाकी सभी पुरस्कार जो हैं वो 20-20 रुपये कम होंगे। तो सभी पुरस्कार जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः जो 7 पुरस्कार हैं वो हैं, पहला 160 है, 160 रुपये का। फिर अगला पुरस्कार जो होगा वो इससे 20 रुपये कम होगा, 140 होगा, फिर 120 होगा, फिर 100 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 60 रुपये, और इसके बाद क्या होगा लास्ट, ये होगा 40 रुपये। ठीक है, तो ये 7 पुरस्कारों का प्राइस होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसमें कह रहे हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का 1 अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के चलता रहा। ठीक है, कक्षा 12 तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कक्षा 1 है, यानी जो 1 से लेकर 12 तक कक्षा हैं उसमें कुल मिलाकर 3-3 सेक्शन है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, और एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितना कि उस क्लास का नंबर है। जैसे कक्षा 1 का 3 अनुभाग हैं, तो कक्षा 1 के प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं वो कुल मिलाकर 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे कक्षा
सेकंड है उसमें 3 सेक्शन है, लेकिन कक्षा सेकंड के प्रत्येक भाग 2-2 पेड़ लगाएंगे, कुल मिलाकर वो 6 पेड़ लगाएंगे। इस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम में देखो किस प्रकार से इसको क्रिएट करना है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कक्षा फर्स्ट। तो जो कक्षा फर्स्ट है द्वारा लगाए गए पौधे। तो देखिए कक्षा फर्स्ट में एक पौधा लगाया जाना है। अब इसके सेक्शन कितने हैं? 3। तो कितने पौधे लगाएंगे? ये 3। इसी प्रकार से जो कक्षा सेकंड है उसके द्वारा लगाए गए पौधे, सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, सेकंड क्लास का जो प्रत्येक अनुभाग है 2 पेड़ लगाएगा। अब उसमें अनुभाग हैं 3 सेक्शन है तो ये 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा थर्ड, कक्षा 3 में भी जो अनुभाग हैं उसमें से प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। 3 सेक्शन है इसके तो कुल मिलाकर 9 पेड़ लगाएगा। इसी क्रम में ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक है? कक्षा 12 तक। कक्षा 12 तक। तो कक्षा 12 द्वारा जो पेड़ लगेंगे वो भी इसी प्रकार से होंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थी का जो अनुभाग है वो 12 पेड़ लगाएगा। 3 अनुभाग होने के कारण 12 तियाँ 36, यानी कक्षा 12 के जो बच्चे हैं वो 36 पेड़ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 3, 6, 9 और ये इस तरीके से ये श्रेणी चल रही है 36 तक। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी बन गई। तो हम यहाँ से कहेंगे अतः 3, 6, 9 डैश डैश 36 एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पर a बराबर 3 है, d बराबर 6 माइनस 3 है, और यहाँ से जो l हो जाएगा इसका अंतिम पद वो हो जाएगा 36। तो यहाँ से सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से कितने पद कितने हैं तो वो हमें पता है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक क्लास है। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। अब हम इन सब का योगफल निकाल लेते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, n का मान 12/2, a का मान 3, l का मान 36। यहाँ से सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6, 36 और 3 39। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा s बराबर 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23। तो इसका मतलब ये हुआ कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितने बच्चे हैं उन सभी ने कुल मिलाकर 234 पेड़ लगाए। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 ये कई बार बोर्ड में आ भी चुका है और इसके आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारे लिए। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए वारी वारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चित्र आपको इसका बना हुआ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में ही। तो कह रहे हैं 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? जहाँ पाई बराबर 22/7 लेना है, और कह रहे हैं संकेत में दिया है क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 डैश डैश हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हम इसका सल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए इसने ये कहा है कि केंद्र ए लिया। पहले हम यहाँ पर इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये ए केंद्र लिया।
अब ए की जो त्रिज्या ली है इन्होंने ली, इसे मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर ली। ए को केंद्र मानकर इन्होंने इस तरीके से ये वृत्त खींचा। तो ये था आपका ए को केंद्र माना, तो यहाँ पर था ए। उसके बाद जितनी ये त्रिज्या मानी इसे बी माना। अब ए और बी जो हैं इसमें इन्होंने पहला ए बी की जो त्रिज्या ली है वो 0.5 सेंटीमीटर ली है। यहाँ से इन्होंने ये अर्धवृत्त बनाया। अब आ गए ये सेंटर, अब इसको सेंटर माना वी। अब जब बी को सेंटर माना तो इन्होंने जो पूरी रेडियस ली वो यहाँ तक ली, ठीक है, यहाँ तक ली। अब हमें पता है यहाँ से 0.5 है तो 0.5 रेडियस इधर भी होगी, ये भी 0.5 होगी। तो 0.5 कुल मिलाकर बी को अगर केंद्र माना तो इसकी रेडियस 1 ली इन्होंने, और 1 लेते हुए इन्होंने इस अर्धवृत्त को इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है, इसको इस तरीके से बढ़ा दिया। फिर ये ए पर आ गए तो यहाँ से, ठीक है, ये की आ जाएगी और इसकी रेडियस जो 1 आ रही थी वो इस प्रकार से चलती रहेगी, 1 और आधी है तो 1.5 हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने इसको लिया। फिर ए बी पर आ गए, फिर बी को केंद्र मान करके फिर इसे आगे बढ़ाया। इस तरीके से ये सर्पिल बनाया गया है, ठीक। अब इस सर्पिल को बनाते समय इनकी रेडियस भी उसी प्रकार से हर बार में बढ़ रही हैं। पहले जो अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई को इन्होंने कहा है L1 लीजिए। दूसरा अर्धवृत्त जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है इसकी लंबाई L2। तीसरा अर्धवृत्त जो ये बन रहा है इसकी लंबाई L3। चौथा जो अर्धवृत्त बन रहा है इसकी लंबाई L4 ली है। इसी प्रकार से L5, फिर ये L6, इस तरीके से हमें 13 अर्धवृत्त प्राप्त होंगे। तो इन 13 अर्धवृत्त का हमें टोटल लंबाई बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले रेडियस निकाल लेते हैं। जो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है, पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी प्रकार से R2 1.0 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से R3 जो होगा 1.5 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ तक है? 13 पदों तक है, 13 सर्पिल है, 13 अर्धवृत्त है। तो R13 कितना हो जाएगा, ठीक है, R13 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए R2 कितना है, 2 है, तो R3 कितना है, 1.5 है। इसी तरीके से जो R13 होगा वो होगा 6.5, ठीक है। R3 कितना है, 1.5 है। R2 कितना है, 1 है, ठीक है। तो 13 का आधा, ठीक है, आधा हो जाएगा 6.5। तो इसका मतलब जो 13वां पद होगा उसकी त्रिज्या आ जाएगी 6.5। अब इसकी जो लंबाई है वो सभी लंबाइयाँ, सभी को हम ऐड करेंगे तो पूरे वृत्त की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। सभी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखो सभी, हम लिखेंगे सभी 13 अर्धवृत्तों की लंबाई। तो ये क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3, इस तरीके से ये L13 तक। अब यहाँ से पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, इसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये होगा L1 कितना होगा, पाई R1, ये होगा पाई R2, ये होगा पाई R3, इसी तरीके से ये होगा पाई R13। ये L1 क्या है, L1 बराबर पाई R1 क्या होता है, क्योंकि जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त, ठीक है, उसकी त्रिज्या अगर R होती है तो उसका परिधि जो होती है अर्धवृत्त की लंबाई होती है,
ठीक है, अर्धवृत्त की लंबाई आ जाती है, अर्थात ये जो चाप होती है इसकी अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप जब होता है तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 2πr होती है। ठीक है, सॉरी पाई आर होती है, ये इसकी अर्धवृत्त की जो परिधि होती है। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है, इसलिए यहाँ पर हमने L1 बराबर लगा दिया पाई R1। ठीक है, अब यहाँ से सभी को पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13। तो यहाँ पर इन सब की हम अब वैल्यू लगा देंगे। तो हम लिखेंगे पाई, यहाँ लगाएंगे 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डॉट 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 6.5। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, 0.5 सभी से कॉमन है। ठीक है, तो 0.5 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पाई इंटू 0.5, तो यहाँ से बचेगा 1। 0.5 से 1.5 1.0 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, ये 3। इस तरीके से ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, सॉरी 13, कितना 13। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम ये 13 आ जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, इतने पदों का हम योगफल निकाल लेंगे। तो पाई गुणा 0.5, 13 पदों का योगफल लगा देते हैं, तो 13/2 और a प्लस एल वाला लगा देंगे यहाँ पर फार्मूला, तो a प्लस एल का मान हो जाएगा 13, क्योंकि एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 a प्लस एल होता है। ठीक है, 13 और 1 14, 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई का मान 22/7 दिया था, ये 0.5 गुणा 13/2 और ये कितना आ जाएगा 14। 7 दूनी 14 और 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110, एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पर 11 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 33, हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर ये सभी का सम आ जाएगा निकल के, अर्थात जो 13 अर्धवृत्त थे उन सभी की लंबाई टोटल वो आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 19 है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहे हैं 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाली पंक्ति में 19, फिर अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से ये रखे गए हैं। तो कह रहे हैं ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इस तरीके से यहाँ पर गोलों को रखा गया है इन्हें। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तो हमें यहाँ पर बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, अर्थात पदों की संख्या n की वैल्यू निकालनी है। और कह रहे हैं सबसे लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें कितने पद हैं, अर्थात इसका जो nवा पद है, यानी nवा पद है वो कितना है, an की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व अब। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं और यहाँ पर हमें दिया भी है। ठीक है, इसका सल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहली पंक्ति जो है, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे दे रखे हैं, तो वो हमें दिए हैं 20। इसी तरीके से जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में जो लट्ठे हैं वो 19 हैं। ऐसे ही तीसरी पंक्ति जो है, तीसरी जो रो है उसमें दे रखे हैं 18। ऐसे ही ये पंक्ति चल रही है। अब 200 लट्ठे हैं टोटल। अब मान लेते हैं एन बी पंक्ति, उसने ये भी पूछा हमसे कि कौन सी पंक्ति ऐसी है कि जिसमें 200 लट्ठे ही कंप्लीटली रखे जा सकते हैं। तो हम एनवी पंक्ति में हम मान लेते हैं कि एनवी पंक्ति में हम मान लेते हैं कि एन
लट्ठों को रखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हमें टोटल लट्ठे जो दिए गए हैं, कुल जो लट्ठे दिए गए हैं, कुल लट्ठे, तो वो हैं 200, ठीक है, ये है 200। अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर योगफल वाला। तो देखिए 20, 19, 18 इस तरीके से ये श्रेणी चल रही है। ये श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि यहाँ 20 फिर 19 फिर 18 इस तरीके से ये चल रही है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 20, 19, 18 डैश 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 एक एपी है, एपी है, जिसमें ए बराबर यानी प्रथम पद 20 हो रहा है, डी कितना है 19 माइनस 20 करेंगे हम, तो डी आएगा -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पदों का जो योगफल होता है, n पदों का योगफल, उसका फार्मूला लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। एस एन का मान मतलब n पदों का योगफल जो होता है, अर्थात टोटल इसका जो दिया है लट्ठों का, वो दिया है 200। यहाँ लगा देंगे n/2 2a का मान 20 प्लस n-1 डी का मान -1। सॉल्व कर लेंगे, 200 को इधर भेज देंगे, 400 हो जाएगा। n यहाँ आ जाएगा 200, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का n प्लस 1। तो इसके बाद लिखेंगे 400 बराबर, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 400, n की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 41 की और n की मल्टीप्लाई 41n माइनस n² को इधर ले आते हैं सभी टर्म्स को, n² प्लस का हो जाएगा n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से श्रीधराचार्य फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब करेंगे n = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए v की वैल्यू -41, तो -41 ये है और -b ये है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ए का मान हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा 400, ठीक। यहाँ से 2 इंटू ए, यहाँ होगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ 41 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1681 माइनस, यहाँ करेंगे 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600/2। यहाँ से 41 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे इसके लिए तो रहेगा 81/2। यहाँ से 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9 प्लस माइनस बटे 2। ये हमने n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। और फिर वही यहाँ से एक बार प्लस लेंगे तो 41 और 9 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 25। 41 में से 9 घटाएंगे तो 32 बचेगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। अब n का मान यहाँ से आया 16, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर n के 2 मान निकल के आए, या तो 25 पंक्तियाँ होंगी इसमें या 16 होंगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 25 पंक्तियाँ सही हैं या
या 16 पंक्तियाँ सही हैं, क्योंकि पंक्तियों की संख्या तो इनमें से कोई एक ही होगी। ठीक है, तो हम पहले n बराबर 16 लेते हैं, फिर n बराबर 25 देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 16 लेने पर, अगर n बराबर 16 लेते हैं तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो 16वां पद निकालेंगे हम यहाँ से, a 16 बराबर a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 15। डी का मान यहाँ पर आया था -1, तो यहाँ से 20 और यहाँ हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5। a 16 की वैल्यू आ गई 5, यानी 16वां पद जो है उसमें 5 अर्थात 5 लट्ठे हैं उसमें रखे हुए। हमसे ये पूछा था कि कौन सी पंक्ति है, कितनी पंक्तियां हैं और कौन उस पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें हमने अगर n का मान 16 लिया है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इस ढेरी में क्या है 16 पंक्तियां हैं और उस 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हुए हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर n का मान देखिए 25 भी आया है, अब हम यहाँ पर अगर 25 लेते हैं तो क्या आएगा, तो n बराबर यहाँ लेते हैं 25 लेने पर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ a 25 निकालेंगे हम, a का मान 20 प्लस 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान -1, तो यहाँ हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ से आया माइनस का 4। ठीक है, यानी a 25 का मान आया -4। अब देखिए पंक्ति तो 25 भी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों में जो लट्ठे होंगे वो -4 नहीं हो सकते, क्योंकि पंक्तियों में कोई संख्या भी अगर रहेगी तो वो माइनस में तो नहीं हो सकती। इसलिए ये वाला हमारा जो ऑप्शन होता है वो हो जाता है गलत। ना तो पंक्तियों में ना तो 25वीं पंक्ति होगी, ना ही 25वीं पंक्ति में ये लट्ठों की संख्या होगी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से n बराबर 16, यानी कुल पंक्तियों की जो संख्या है वो तो है 16, और 16वीं जो पंक्ति है 16वीं पंक्ति में लट्ठों की जो संख्या है वो है 5। ठीक है, तो ये दोनों हमारे राइट आंसर हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा है उसने सॉरी, कह रहे हैं एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। संकेत कह रहे हैं पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, तो 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा है कि यहाँ पर एक
मान लीजिए बाल्टी रखी हुई है इस तरीके से। इस बाल्टी में क्या किया है उसने, आलू को डालना है यहाँ पर आलू को डालना है। पहला जो आलू है रखा हुआ वो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी 5 मीटर की दूरी पर। उसके बाद क्या है, अगला जो आलू है रखा हुआ वो है यहाँ से 3 मीटर दूर। फिर उसके बाद अगला जो आलू है रखा हुआ वो भी 3 मीटर दूर है। इसी तरीके से इस पर आलूओं को रखा गया है। ठीक है, अब क्या होता है, एक स्टूडेंट यहाँ से जाता है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब वो बाल्टी से जब जाता है यहाँ पर तो इस पहले रखे हुए आलू को उठाता है, उसके बाद यहाँ ला कर के डालता है इस बाल्टी में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 5 मीटर चलना होगा। उसके बाद जब वापस आएगा तो फिर 5 मीटर चलना होगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर चलना होगा उसके लिए 10 मीटर। ठीक है, पहला आलू उठाने के लिए उसे 10 मीटर चलना होगा। अब उसके बाद यहाँ से फिर जाता है ये दूसरा आलू उठाने के लिए। तो क्या काम करता है, 5 यहाँ से चलेगा ये इतना और 3 इधर चलेगा। 5 और 3 कुल मिलाकर 8 डिस्टेंस चलेगा। तो 8 जब डिस्टेंस चलेगा यहाँ से तो 8 डिस्टेंस ये आलू उठा करके जब ले करके आएगा वापस, 8 डिस्टेंस पीछे चलेगा, यानी 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में कुल मिलाकर इसे चलना होगा 16 मीटर। ऐसे ही तीसरा आलू उठाने के लिए 3 मीटर जाएगा और 3 मीटर वापस और होगा, 3 और 3 6 और बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसके लिए 5 3 8 3 11 और 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर वापस आएगा। उसके बाद 11 और 11 यहाँ से 22 मीटर, यानी तीसरा आलू उठाने के लिए उसे 22 मीटर चलना होगा। इसी प्रकार से ये सभी को ले आएगा। ठीक है, तो जब सब आलू इसमें पड़ जाएंगे तो कह रहे हैं टोटल उसे डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, जैसे 10 मीटर चला, फिर 16 मीटर चला, फिर 22 मीटर चला, इस तरीके से इसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी पूरे कंपटीशन में। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन। तो देखिए इसे समझते हैं पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला आलू लाने पर तय दूरी। तो पहला आलू अगर लेकर के आते हैं प्रतियोगी तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर वापस आएगा, यानी 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आलू उठाकर लेके आएगा जब, तो दूसरा आलू जब लेकर के आएगा तो दूसरा आलू लाने पर तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 5 + 3 है ना, 5 + 3 और यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा तो × 2, 5 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगी 16 मीटर। इसी प्रकार से तीसरा आलू लेकर के जब आएगा तो तीसरा आलू लाने पर जो तय दूरी होगी वो होगी, देखिए 5 3 8, 8 और 3 11, तो ये 11 × 2, यानी 11 दूनी 22 मीटर। इसी तरीके से ये 3 3 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर ये आलू रखे गए हैं। तो ये कह रहे हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 10 आलू रखे गए हैं। अब आलूओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 10 है। तो इस तरीके से हमें ये 10 पदों तक का करना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 10वां आलू। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे 10वां आलू लाने में जो तय दूरी होगी। देखिए 10वां आलू जब लेकर के आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो भी दूरी तय करेगा वो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये देखते हैं यहाँ पर कि 10 16 22 इस तरीके से ये सीरीज़ चल रही है। जब सीरीज़ चल रही है तो इस सीरीज़ में कुल मिलाकर पद कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि 10 आलू रखे हुए हैं इसमें, तो 10 बार डिस्टेंस को कवर करना होगा यहाँ से। तो यहाँ से पदों की संख्या तो 10 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ए और डी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, फिर सभी का हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 10 16 22 एपी में हैं, एपी में हैं। कुल पदों की संख्या क्या है, कुल
पदों की संख्या क्या है? तो कुल पदों की संख्या यानी n क्या होगा? आलूओं की संख्या यानी जितने आलू होंगे उतने ही बार उसे डिस्टेंस को कवर करना होगा, है ना। तो ये हो जाएगी 10। अब यहाँ पर a का मान, यहाँ a का मान कितना होगा? 10 और d का मान क्या होगा? 16 माइनस 10 यानी 6। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे इनका टोटल। तो हम लिखेंगे 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योग। ठीक है, तो s इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा देंगे n का मान 10/2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a का मान लगा देंगे 10 प्लस 10 माइनस 1 9, डी का मान 6। ठीक है, सभी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 5, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो आएगा 5, यहाँ 10 दूनी 20 और 9 छक 54। ठीक है, अब यहाँ से 5 गुणा 54 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 चौक 20 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37। तो यहाँ से एस निकल के आया 370। तो ये हो जाएगा 370 मीटर। ठीक है, यानी कुल मिलाकर उसे, उस प्रतियोगी को सभी आलुओं को डालने में कुल दूरी 370 मीटर चलनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके जो MCQ हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी आते हैं और इसके जो MCQ हैं उसकी मैंने MCQ सीरीज बना रखी है। ठीक है, तो उसमें मैं उसके MCQ भी इसके करा दूँगा। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे हमारे लिए, हम उतना बेहतर करेंगे आपके लिए, ताकि और अच्छे से आपको कंटेंट को समझाया जाए और बेहतर तरीके से आपको कराया जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपकी नए चैप्टर के साथ। और न्यू चैप्टर हमारा होगा समांतर श्रेणी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है त्रिभुज या ज्योमेट्री, जो भी होगी उसमें से एक चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू कंटेंट और न्यू प्रोसेस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।